क्या हुआ सासू माँ? आज आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? प्राची जब अगले दिन अपने मम्मी पापा और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची तो उसे देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। प्राची अपनी सास के पास जाकर धीरे से बोली, क्या हुआ सासू माँ? आज आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? अरे घबराइए मत, ये लोग आपकी खूब सेवा करेंगे। जो सेवा मैं नहीं कर पाई वो सेवा अब ये लोग करेंगे। अब जेल में आराम से बैठकर एसी की ठंडी हवा खाना। इतना सुनते ही प्राची के पति राजवीर ने प्राची को थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन प्राची ने तुरंत राजवीर का हाथ पकड़ लिया और एक जोरदार तमाचा राजवीर के गाल पर इतनी जोर से मारा कि उसका कान झनझनाने लगा। तभी प्राची ने कहा, क्या हुआ राजवीर, दर्द हुआ ना? हाँ, ऐसे ही दर्द मुझे भी होता था जब तुम दोनों माँ बेटे मुझ पर हाथ उठाते थे। प्राची एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। राजवीर के पिता प्राची के घर पर अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। देखिए समधी जी, ऐसे तो हमारे बेटे के लिए बहुत से रिश्ते आए थे, घर के बाहर लाइन लगी रहती थी, लेकिन हमें आपकी बेटी बहुत पसंद थी, इसीलिए हम और रिश्तों को ठुकरा कर आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। देखिए, हमें पैसा और कोई दहेज नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है जो हम दहेज की मांग करेंगे। हमें तो बस आपकी बेटी ही चाहिए जो हमारे साथ खुशी खुशी अच्छे से रहे। तभी प्राची के पिता मनोहर जी हाथ जोड़कर बोले, देखो जी, अगर आप जैसा परिवार मेरी बेटी को मिल जाए तो मैं खुद को धन्य समझूंगा। मेरी तो एक ही औलाद है, तो जो कुछ मेरा है वह मेरी बेटी का ही है। हमने उसे पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अगर मेरी बेटी को इतना अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं गंगा नहा लूँगा। फिर राजवीर की माँ विमला जी बोली, देखो भाई साहब, हम भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जो किसी लड़की के परिवार का उद्धार हो जाए, तो हमें भी कुछ पुण्य मिलेगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा किस पद पर नौकरी करता है। हमें दहेज नहीं, बस आप मेरे बेटे की इच्छा और समाज में हमारी इज्जत बढ़े। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो हम इस रिश्ते पर कुछ विचार करेंगे। इतना कहकर राजवीर के पिता राम सिंह जी और विमला जी मन में आशा रखकर अपने घर वापस चले आए और इंतजार करने लगे कि कब मनोहर बाबू खुशखबरी देंगे। तभी विमला जी की बेटी मीना उनके पास आकर बोली, देखो माँ, मेरा एक ही भाई है, मेरे भी कुछ अरमान थे कि भाई की शादी होगी तब मुझे भी सोने का हार मिलेगा, पर आप लोगों ने तो दहेज लेने से ही मना कर दिया। तभी विमला जी बोली, अरे बेटा, दहेज मांगते तो जितना मांगते उतना ही मिलता। तुम ये देखो, लड़की अकेली है, उसके ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, और उसका बाप भी अभी रिटायर हुआ है, तो खूब पैसे मिले होंगे। मैंने पता लगाया था, शहर के बीच 2 मंजिला मकान है, करोड़ों में उसके दाम हैं और गांव में भी उनकी संपत्ति है। देखा जाए तो हमारी तो 5 उंगलियां घी में हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। तभी मीना बोली, चलो तो माँ, फिर अपनी लिस्ट बनाते हैं। तभी राम सिंह जी वहाँ पर आए और बोले, लिस्ट बनाने से पहले लड़की वालों का जवाब तो आने दो, और वैसे भी ध्यान रखना विमला, अपना लालच इतना भी मत बढ़ा लेना कि फिर हमें ही पछताना पड़े। तभी विमला जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, बचाने के चक्कर में साधारण से परिवार में मेरी बेटी की शादी कर दी। दामाद जी ने दहेज तो नहीं लिया, पर मेरी बेटी के शौक भी कहाँ पूरे करता है। अब मैं अपनी बेटी के सारे शौक अपने बेटे की शादी में पूरे करूँगी। इतना कहकर विमला जी ने मनोहर जी को फ़ोन लगाया। राम सिंह जी ने जब फ़ोन में हाँ सुना तो वो फूली नहीं समाए। 2 दिन बाद विमला जी फ़ोन करके प्राची के पिता मनोहर जी से बोली, मनोहर जी, आपकी तरह हमारा मकान बहुत बड़ा नहीं है, अब बहू आएगी तो उसे भी दिक्कत हो जाएगी, फिर आप ही कहेंगे कि हमने आपकी बेटी का ध्यान नहीं रखा। तभी मनोहर जी बोले, नहीं जी, हमारी बेटी उनमें से नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे भी कुछ अरमान थे कि हम बेटे और बहू के लिए एक बड़ा सा कमरा बनवाएं। अभी राम सिंह जी का हाथ थोड़ा तंग है, तो वो कह रहे थे कि क्यों ना हम अभी इस शादी को टाल देते हैं। तभी मनोहर जी बोले, नहीं नहीं समधी जी, आपने हमारे साथ रिश्ता जोड़ा है तो हम आपकी परेशानी को कैसे नहीं समझ सकते। आप कमरा बनवा दीजिए, जो खर्चा होगा उसकी हम पूरी भरपाई कर देंगे। तभी विमला जी बोली कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि हम दहेज के खिलाफ हैं। ये बात तो आप भी जानते हैं, और फिर आप भी तो परेशान हो जाएंगे। मनोहर जी ने एक दो बार कहा तो विमला जी मान गई। फिर क्या था, विमला जी ने ऊपर बड़ा सा कमरा, रसोई के साथ पूरा सेट बनवाया, सुख सुविधा के सारे सामान मंगवाए और लाखों का बिल मनोहर जी को भिजवा दिया, जिसे देखकर लड़के वाले तो हैरान ही हो गए। शादी के एक दो हफ्ते पहले विमला जी ने प्राची की माँ को फोन करके कहा, आपको अपनी बेटी के लिए जितने भी जेवर बनवाने हैं उसे बनवा लीजिए और हमारे घर भिजवा दीजिए, ताकि शादी के दूसरे दिन सबके सामने हम उसे वो जेवर दे सकें। और हमारे सगे संबंधियों की लिस्ट हमने भेज दी है, जिनके लिए थोड़े ढंग के कपड़े भिजवा दीजिएगा। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे प्राची के ससुराल वालों की मांग बढ़ती ही जा रही थी। तभी प्राची की माँ प्राची के पापा से बोली, ये कैसे घर में आपने मेरी बेटी का रिश्ता कर दिया, जिन्होंने पहले तो दान दहेज लेने से इनकार कर दिया और अब अपने घर की हर एक एक चीज के लिए पैसे हमसे मांग रहे हैं। क्या लालच में वो अपनी इंसानियत भी भूल गए हैं? अपने सारे शौक पूरा करने के लिए अपनी बेटी की शादी को जरिया बना रहे हैं। तभी प्राची के पिता मनोहर जी ने अपनी पत्नी को किसी तरह से शांत किया और फिर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की। शादी के करीब एक हफ्ते बाद जब प्राची की ननद को लेने उसका पति आया, तो विमला जी प्राची से बोली, बहू, तुम्हारी ननद अपने भाई की शादी के बाद पहली बार ससुराल जा रही है, तो वो ससुराल में जाकर क्या दिखाएगी, इसीलिए तुम अपनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ अपनी ननद को दे दो। प्राची नई नई बहू आई थी, इसीलिए कुछ बोल भी नहीं सकती थी, तो उसने चुपचाप अपनी साड़ियाँ निकाल कर दे दी। ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतने लगा। सासू माँ ने सभी नौकरों को काम से हटा दिया और अब सारा काम प्राची पर ही आ गया था। बेचारी सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन काम में ही लगी रहती थी। ऐसे ही 4 महीने बाद प्राची की ननद मीना फिर से अपने मायके आई, तो विमला जी अपनी बहू से बोली, बहू, ऊपर का कमरा अपनी ननद मीना को दे दो, इतनी गर्मी है, वो नीचे कैसे सोएंगे। तभी प्राची बोली, मम्मी जी, मुझे मेरा पूरा सामान नीचे लाना पड़ेगा। तभी विमला जी ने कहा कि बहू, तुम ही बताओ, अब दामाद जी के सामने हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, तुम अपने पापा के पास फ़ोन करो और उनसे कहो कि एक एसी भिजवा दें, ताकि उसे नीचे के कमरे में लगवा देंगे, फिर यह लोग आराम से अपने नीचे के कमरे में सो जाएंगे। प्राची बोली, मम्मी जी, मेरे पापा अभी तक शादी का कर्ज भी नहीं चुका पाए होंगे, और फिर ऊपर से मैं उनके सामने अलग डिमांड रख दूं, ये मुझसे तो नहीं होगा। मैं अपने पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी, समझिए आप। तभी विमला जी ने चटाक से एक जोरदार तमाचा प्राची के गाल पर रख दिया और बोली कि बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है तुझे, चुपचाप अपना सामान नीचे वाले कमरे में रख, उस कमरे में मेरी बेटी और दामाद सोएंगे। भीख मंगे घर की तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे समझाएगी। प्राची बेचारी चुपचाप नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई और वो मन ही मन सोचने लगी कि पापा ने शादी का कर्ज चुकाने के लिए गांव की जमीन बेच दी, रिटायरमेंट के पैसों से दामाद जी को 4 पहियों वाली गाड़ी दे दी और जेवर बनवा दिए। उनका हाथ पूरी तरह से खाली हो चुका है। कुछ दिन बाद प्राची के ससुर जी का देहांत हो गया। अब तो विमला जी ने पूरी तरह से प्राची पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब प्राची का बदन बुखार से तप रहा था और बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब वह बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी सास विमला जी घर में आए हुए मेहमानों से अपने बेटे की दूसरी शादी की बात कर रही थी। और जब मेहमानों ने प्राची के बारे में पूछा तो उसे घर की नौकरानी बताकर बर्तन धोने पर लगा दिया। ये सब देखकर प्राची बहुत रोई और मेहमानों के जाने के बाद प्राची ने इस बात का विरोध किया तो विमला जी बोली, अरे अब देखना, मेरे बेटे की तो जिंदगी ही संवर जाएगी। करोड़पति घर से रिश्ता आया है, अब तुझ जैसे भीख मंगे घर की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए विमला जी ने प्राची को पीछे की तरफ धक्का दिया तो पीछे से अचानक प्राची की माँ ने उसे संभाल लिया।
क्योंकि उसी टाइम प्राची के माँ और पापा दोनों ही प्राची से मिलने के लिए आए थे। प्राची की माँ ने जैसे ही देखा कि प्राची बुखार से तप रही है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक तमाचा विमला जी के गाल पर रख दिया और बोली, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? हम आपकी सारी फरमाइश पूरी करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं या फिर आप लोगों से डर गए हैं। विमला जी एक थप्पड़ खाकर ही चुपचाप खड़ी हो गई। इतने में विमला जी का बेटा तमतमाते हुए आया और प्राची की माँ को उल्टा सीधा सुनाने लगा। तो प्राची की माँ ने उसे भी खींचकर एक तमाचा जड़ दिया और वह गुस्से में बोली, बिल्कुल चुप, खबरदार अगर एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो। आप सब दहेज के लालच में अपनी इंसानियत भी भूल गए। और विमला जी, आप एक बेटी की माँ होते हुए भी आपने दूसरी की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया। तभी मनोहर जी बोले, समधी जी, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन कल आपको विदाई देने जरूर आएंगे। इतना कहकर वो अपनी बेटी प्राची को अपने साथ लेकर वहाँ से चले गई। अगले दिन प्राची अपने पापा और पुलिस के साथ अपने ससुराल पहुंची, जिसे देखकर प्राची के ससुराल वालों के होश उड़ गए। विमला जी प्राची से बोली, बेटा ये सब क्या है? तभी प्राची बोली, मम्मी जी, ये लोग आज से आपकी खातिरदारी करेंगे। ये आप सबको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। आपको जितनी सेवा करवानी है आराम से करवाना, ये लोग मुफ्त में आपकी सेवा कर देंगे। तभी प्राची की सास हाथ जोड़कर प्राची के मम्मी पापा के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उन्होंने विमला जी की एक न सुनी। तभी प्राची बोली, तो ठीक है मम्मी जी, आप इन कागजात पर साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद ये लोग आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे। तभी विमला जी बोली, बेटा ये किस चीज़ की पेपर हैं? तो प्राची ने कहा कि मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं, अभी आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे सामने सवाल जवाब करें। या तो आप साइन कीजिए या फिर। इतने में विमला जी हड़बड़ाते हुए बोली, ना बेटा ना, लाओ बताओ कहाँ साइन करने हैं। और विमला जी ने बिना पढ़े ही उस पर साइन कर दिए। विमला जी का बेटा और बेटी मुंह ताकते रह गए। साइन करने के बाद प्राची अपनी सास से बोली, माँ जी, आज से इस घर पर मेरे मम्मी पापा का अधिकार है। ये सुनते ही विमला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी विमला जी के बेटे राजवीर को भी बहुत गुस्सा आया। वो फिर से प्राची को सुनाने लगा। तभी प्राची ने कहा, राजवीर जी, आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर में हर एक चीज़ मेरे पापा के पैसों की आई हुई है, तो इस घर पर अधिकार भी मेरे मम्मी पापा का ही हुआ ना। रही बात घर की, तो घर भी मेरे मम्मी पापा के पैसों से ही बना था। अब आप सब लोग यहाँ से जाइए और आराम से जेल की हवा खाइए और वहाँ पर पुलिस वालों से बोल देना कि मेरी बेटी के लिए एसी चाहिए, तो ये लोग आपकी बेटी के लिए एसी भी लगवा देंगे। तभी पुलिस वालों ने विमला जी को और उसके परिवार वालों को गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए और विमला जी बस गिड़गिड़ाती रह गई।